नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम पदार्थ विज्ञान के पेपर 2 के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पदार्थ विज्ञान के पेपर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 एमसीक्यू सॉल्व करने वाले। कितने? 100 एमसीक्यूज़। तो बिल्कुल भी समय ज़ाया न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसा ही यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट कंटेंट लाते रहते हैं। तो यहाँ पर लेट्स स्टार्ट विथ मॉडल क्वेश्चन पेपर 1, जिसे कि मैं सेट नंबर 1 कहूँगा। तो यहाँ पर सेक्शन ए बहुपर्यायी क्वेश्चन अभी मैं आपके सामने लाइव सॉल्व करने वाला हूँ इसको, ठीक है। तो आइए ये वीडियो अंत तक देखिए, और ये वीडियो देखने से आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा और पदार्थ विज्ञान के सेकेंड पेपर में आपका ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो शुरू करते हैं। सेक्शन ए एमसीक्यू का ही ये वीडियो है, तो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। हर एक एमसीक्यू 1 मार्क का होता है, 20 × 1 = 20 मार्क्स। तो पदार्थ 2 का पेपर जनरली पदार्थ 1 से थोड़ा सा हार्ड माना जाता है। हार्ड नहीं होता है, बट हाँ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बच्चों को लगता है, क्योंकि उसमें कुछ कंसेप्ट इस तरह के होते हैं, इसलिए थोड़ी उसकी लेवल ऑन अ हायर साइड है। इसीलिए इस पेपर में तो आपको ज़्यादा ध्यान देना है एमसीक्यू के ऊपर, और आपको ट्राई करना है 20 में से आपको मिनिमम 12 से ऊपर मिले। तो आपको कैसा है कि पासिंग आपकी जो है बहुत आसानी से निकल जाएगी, और आपको एमसीक्यू से ही अगर 12 से ऊपर मिल गए तो आपको बहुत आसानी से आपको पासिंग मार्क्स तक जो है आने से कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, परीक्षते व्यवस्थाप्यते वस्तु स्वरूप मनयेति। क्या है इसका? परीक्षा। नेक्स्ट है साधन ज्ञान उपलब्धि। ये किसके पर्याय बताए हैं? इनमें से परीक्षा के पर्याय है। उसके बाद अभाव प्रमाण डैश ने मान्य किया है। डेफिनेटली वेदांत और मीमांसक दर्शन ने ये मान्य किया है। उसके पश्चात न्याय दर्शन ने डैश प्रमाण मान्य किए। न्याय दर्शन ने कौन से प्रमाण मान्य किए? इसमें से अगर आप पढ़े देखें तो बिल्कुल ये डी, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। उसके बाद पद, और हाँ ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी आपको? टेलीग्राम पे मिलेगी, लेकिन सिर्फ पीडीएफ मिलेगी। अगर आपको आंसर्स इसके पता करने हैं तो आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 5th क्वेश्चन है, पद का तथा उससे व्यक्त होने वाले अर्थ का जो संबंध है उसे क्या कहते हैं? बताइए। उसे कहते हैं शब्दवृत्ति। क्या है? शब्दवृत्ति। उसके बाद 6th क्वेश्चन, ज्ञान का विषय प्रतिपादित करने वाले ग्रंथ को डैश कहते हैं? शास्त्र, विद्या, अभ्यास, वचन। तो इसका क्या है आंसर? इसका आंसर है शास्त्र। ज्ञान का विषय प्रतिपादित करने वाले ग्रंथ को शास्त्र कहते हैं, डेफिनेटली, है ना। शास्त्र को ही क्या इसके पर्याय है? आपने अगर आयुर्वेद इतिहास में इसको पढ़ा है तो यहाँ पे इसका उत्तर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है 7th, डैश प्रमाण में साध्य के समीप जाया नहीं जा सकता। उपमान, ऐतिह्य, अर्थोपलब्धि और युक्ति। इसका क्या आंसर होगा? 7 का आंसर है मेरे हिसाब से डी, दैट इज़ युक्ति। क्यों ऐसा? क्योंकि इस प्रमाण में साध्य के समीप जाया नहीं जा सकता। युक्ति प्रमाण बोले तो एक लॉजिक, एक तर्क। तो तर्क तो हम दिमाग में करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम तर्क वितर्क किसी औषधि द्रव्य के बारे में कर रहे हैं तो उस औषधि द्रव्य के समीप हम नहीं जा रहे हैं, बस उस औषधि द्रव्य के बारे में दिमाग में सोच रहे हैं, उसके समीप नहीं जा रहे। जो हमारा साध्य है उसके समीप नहीं जा रहे हैं, इसलिए इसका आंसर डी, युक्ति प्रमाण होगा। सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन, उपमान प्रमाण के कितने प्रकार हैं? तो यहाँ पर 3 प्रकार है। कौन से प्रकार है मुझे पता है, लेकिन कुछ तो काम आपको करना चाहिए ना। हर काम तो मैं नहीं करूँगा, इसलिए यदि आपको पता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। उसके बाद 9th है, उपमिति किस प्रकार का ज्ञान है? इसका आंसर क्या होगा?
अप्रत्यक्ष, डेफिनेटली उपमिति ये एक अप्रत्यक्ष ज्ञान होता है, ना कि प्रत्यक्ष, ना कि सविकल्प और ना कि निर्विकल्प। उसके बाद 10, धातु वैषम्य ही व्याधि का क्या है, डैश है। ये क्या है, यहाँ पर कार्य योनि है। धातु वैषम्य ही व्याधि का कार्य योनि होता है, ठीक है। नेक्स्ट, असमवाय कारण के डैश प्रकार है। 11th, इसका आंसर है बी। इसका आंसर है सेकंड, मतलब 2। असमवाय कारण के 2 प्रकार है। अब एक्चुअली आपको कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे लग रहे होंगे कि यार ये थोड़े डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, तो भाई यूनिवर्सिटी है वो एट लास्ट, आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी रहे, उसमें आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि आपको डिफ़िकल्ट लग सकते हैं, इसलिए डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस होना उतना ही अनिवार्य है। उसके बाद 12, पीलूपाकवाद में पीलू का अर्थ है, इसका अर्थ होता है परमाणु, परमाणुओं का पाक, पीलूपाक। अब पीलूपाकवाद सिद्धांत कौन से दर्शन ने दिया है, आपने फर्स्ट पार्ट पढ़ा है, नीचे आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। देखो, आप जब कमेंट करते हैं मेरा उत्साह बढ़ता है। अगर आपको सही में लगता है मैं आपके लिए कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो कि आपके लिए यूज़फुल, हेल्पफुल है, सो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और सब्सक्राइब भी कीजिए, आपके लिए बहुत मैं मेहनत कर रहा हूँ। उसके बाद विवर्तवादानुसार विश्व का कारण क्या है, विवर्तवादानुसार ब्रह्म है। विवर्तवाद ये किसका पर्याय है, मेरे हिसाब से ये वेदांत दर्शन का पर्याय है। और वेदांत दर्शन क्या कहता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, है ना, ऐसा कहता है कि नहीं कहता है, जिसको कि उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, है ना। उसके बाद 14, स्वभाव परमवाद डैश की देन है, किसकी देन है, ये देन है चरक संहिता। भाई साहब, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो बिल्कुल भी क्या नहीं होना है, सरप्राइज़ नहीं होना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 14th का आंसर क्या मार्क किया है मैंने, डी। 14, स्वभाव परमवाद डैश की देन है, किसकी देन है, डी की देन है, डी, दैट इज़ चरक संहिता। और उसमें भी मैं आपको बता दूं कि चरक संहिता के सूत्र स्थान में एक अध्याय है जिसका नाम है, मेरे हिसाब से क्या नाम है उसका, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। उस अध्याय में स्वभाव परमवाद का वर्णन है, हमें क्लास में पढ़ाया गया था। सूत्रस्थान 15 के बाद ही वो अध्याय है, मुझे याद नहीं आ रहा, अभी याद आता तो मैं नाम बता देता, लेकिन 15 अध्याय के बाद ही है वो। मैं तो कहता हूँ 15, 16 के बाद शायद 17 अध्याय। एनीवेज, आपके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। उसके बाद 15, इंद्रिय सन्निकर्ष डैश प्रकार का होता है, तो 15 का क्या हो सकता है, 15 का है बी, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष 6 प्रकार का होता है, ठीक है। उसके बाद अंतःकरण में इसका समावेश होता है। 16, मन, बुद्धि और अहंकार, ये हमारे अंतःकरण में आते हैं। उसके बाद 17, तत्र डैश ज्ञानम निर्विकल्पम। इस श्लोक को कंप्लीट कीजिए, आपके एग्जाम में श्लोक को कंप्लीट करने से रिलेटेड भी श्लोक आते हैं। तो 17 का क्या होगा, दैट इज निष्प्रकारक, ठीक है। उसके बाद 18, आत्मेंद्रिय मनोअर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। ये थोड़ा सा कदाचित ही गलत दिया हुआ है इन्होंने, मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। मुझे 18 का बी लग रहा है। नहीं 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 नहीं, सॉरी, ऐसी दो गलती होती है भाई। देखो, व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते, ये आपको यहाँ पे ऐसा दिमाग लगाना पड़ता है। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक क्या है, व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते, ये सा गलती से प्रिंटेड है, या गलती से प्रिंटेड नहीं है, क्योंकि सिर्फ व्यक्ता या बुद्धि नहीं, सा तो आप छोड़ ही दीजिए, ये प्रिंटिंग मिस्टेक। लेकिन व्यक्ता तदात्वे सही होगा, मैंने श्लोक बोला था ना पहले, व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते, तो 18th का सी होगा।
18 का सी मारा। ऐसी गलतियाँ होती है, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्वेश्चन को 1-2 बार आपको पढ़ना है। उसके बाद 19 का आंसर क्या है? 19 डैश जन्य ज्ञानम अनुमिति ही, तो 19 का बी हो जाएगा यहाँ पर। 19 का आंसर परामर्श जन्य ज्ञानम अनुमिति। अगर आप अनुमान प्रमाण पढ़े होंगे तो अनुमिति का यहाँ पर श्लोक दिया हुआ है। उसके बाद 20वां श्लोक, अनुपूर्वम हेतु दृष्टाम पश्चात म्रियते इति। इति कितना आसान है भाई, अनुमानम। अनुपूर्वम हेतु दृष्टा पश्चात म्रियते इति अनुमान। इसका अर्थ क्या है? क्या है इसका अर्थ? क्या है इसका अर्थ? अगर पता है आपको कमेंट सेक्शन में लिखिए यहाँ पर। नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर सेकंड की तरफ। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाण के द्वारा जिसका हमें ज्ञान होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रमाण के द्वारा प्रमेय का ज्ञान होता है। यदर्थ विज्ञानम सा डैश, ये वात्सायन सूत्र पूर्ण करे, तो ये क्या होगा इसका? प्रमा। यदर्थ विज्ञानम सा प्रमा। उसके बाद थर्ड, किसी भी वस्तु का यथार्थ ज्ञान जिसके द्वारा प्राप्त किया जाता है उसे जिसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा प्रमाण। देखो, प्रमा, प्रमेय, प्रमाता, प्रमाण, ये डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और लास्ट ईयर के पेपर में मेरे हिसाब से प्रमा, प्रमेय, प्रमाता के ऊपर एक एसएक्यू आ गया था, तो अगर आता है तो आपको वो सॉल्व करते आना चाहिए। तो थर्ड का आंसर है सी, प्रमाण। थर्ड का आंसर सी है, प्रमाण, बिल्कुल। फोर्थ आगे बढ़ जाते हैं। फोर्थ, यथार्थ अनुभव प्रमातत् संधानम च डैश, इस सूत्र को पूर्ण करें, तो यहाँ पर इसका आंसर है सी, प्रमाण। यथार्थ अनुभव प्रमातत् साधनम च प्रमाण, ये आपको सूत्र ये सब याद रखने हैं। उसके बाद फिफ्थ, पद के द्वारा शक्ति का ज्ञान प्रत्यक्ष होना क्या है? तो ये है हमारा शक्ति ग्रह हेतु, बिल्कुल। किसी पद का शब्दशः अर्थ न करते हुए अनुरोध से भिन्न अर्थ का आकलन होना क्या है? अरे अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, तात्पर्याख्या, इसमें से क्या है भाई? इसमें से है सी, दैट इज लक्षणा। इसका उदाहरण भी आपके एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में दिया होगा, तो ये आपको करना है भाई, है ना। अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, तात्पर्याख्या, ये आकांक्षा, सन्निधि, विवरण, ये अलग है। लक्षणा ही यहाँ पे अलग है, मतलब आप पढ़ा होगा तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे डेफिनेटली। उसके बाद युक्ति प्रमाण को स्वतंत्र रूप से डैश ने स्वीकार किया है। भाई आँख बंद करके इसका आंसर आप बता सकते हैं, दैट इज़ आचार्य चरक। डेफिनेटली युक्ति प्रमाण किसकी देन है? आचार्य चरक। स्वभाव परमवाद किसकी देन है? आचार्य चरक की देन है। उसके बाद आठवां क्वेश्चन, किसी ज्ञात वस्तु के सादृश्य के आधार पर अज्ञात वस्तु का ज्ञान होना। भाई साहब टिपिकल, वेरी वेरी इजी बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज साधर्म्य। किसी ज्ञात वस्तु के सादृश्य के आधार पर अज्ञात वस्तु, मतलब सिमिलैरिटी के बेसिस पे, मतलब जैसे मैं कहता हूँ कि उसके बाल जो है किसके जैसे बड़े हैं? शेर के जैसे बाल बड़े। वैसे एग्जांपल बहुत ही ख़राब है, लेकिन आप इमेजिन करिए, आपको कंसेप्ट को समझाना मेरा उद्देश्य है, ना कि एग्जांपल बढ़िया देना। तो शेर के जैसे, तो मैंने सिमिलैरिटी गिनाई, उसके बेसिस पे कंपेयर किया ना, तो ये सिमिलैरिटी को ही हम साधर्म्य कहेंगे। उसके बाद 9, आचार्य चरक ने उपमान प्रमाण को डैश संज्ञा दी है। क्या संज्ञा दी है यहाँ पर? औपम्य। ये आपको पता होना चाहिए भाई साहब, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर सी, दैट इज़ बिल्कुल सी को ही टिक किया है हमने, औपम्य। ये क्या है? आचार्य चरक ने उपमान प्रमाण को डैश संज्ञा दी है। कौन सी संज्ञा दी है? औपम्य। ये मैं स्टार कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है ना। आ जाए एग्ज़ाम में तो लिख देना। असत्कार्यवाद डैश का पर्याय है। 10th क्वेश्चन,
तो इसका आंसर है आरंभवाद। असत्कार्यवाद डैश का पर्याय है, उसका आंसर उन्होंने क्या दे रखा है, आरंभवाद। अब इसका एक्सप्लेनेशन अगर मैं बताऊँ तो बात ऐसी है कि असत्कार्यवाद का इन्होंने पर्याय बताया है आरंभवाद, क्योंकि असत्कार्यवाद कार्य कारण सिद्धांत को बिलीव नहीं करता। मतलब असत्कार्यवाद का कहना ये है कि हर चीज़ नई बनती है और उसको बनने के लिए किसी कारण की ज़रूरत नहीं। मेरे हिसाब से यही है, अगर मैं कुछ गलत हूँ मुझे करेक्ट कीजिए, क्योंकि मुझे पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया और रिवीजन भी इतने दिन में मेरा हुआ नहीं। तो हर चीज़ स्टार्टिंग से नई आरंभ होती है, मेरे हिसाब से मैं सही बता रहा हूँ, हर चीज़ स्टार्टिंग से नई आरंभ होती है, इसीलिए यहाँ पर असत्कार्यवाद का पर्याय आरंभवाद भी देखने को मिलता है। उसके बाद 11th डैश परमाणु इक्वल टू 1 द्वयणुक। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, आने के चांसेस कम है, लेकिन बिल्कुल यही है ना, आने के चांसेस कम है लेकिन दिया है, करके जाइए, आ गया फ़ायदा ही होगा। 11th का ए, तो 11th का आंसर है ए, दैट इज़ 2। प्राक प्रभाव प्रतियोगी डैश, सूत्र पूर्ण करें, क्या होगा सूत्र होगा कार्य। प्राक प्रभाव प्रतियोगी कार्य बी कार्य। शक्तस्य शक्तकरणात्, ये कौन सा है, शक्तस्य शक्य करणात्। भाई साहब ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन इन्होंने पूछ दिया है। ये श्लोक कहाँ से लिया हुआ है, शक्तस्य शक्य करणात्, एक श्लोक में से पार्ट उठाया गया है। 13 क्वेश्चन ये आप देखेंगे, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा हमारा सत्कार्यवाद। उसका श्लोक है ना, कारण है ना, शक्तस्य शक्तकरणात् कारण भवाच्च सत्कार्यम, ऐसा कुछ तो भी है ना, साधारण में कुछ तो भी है ऐसा श्लोक, मुझे उसका याद नहीं आ रहा, लेकिन 13th का आंसर यहाँ पर सी ही है। 13th का आंसर सी। और 14th का यहाँ पर रुग्ण की आयु का रक्षा होना क्या कहलाता है, अनुबंध, बिल्कुल। उसके बाद 15 है व्यक्ता तदात्वया बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते, सा खा लिया, लेकिन ठीक है ये श्लोक है, सीधा सीधा हमने कंप्लीट कर लिया। उसके पश्चात रूपोपलब्धि साधनम इंद्रियम डैश, रूप की उपलब्धि तो चक्षु से ही होगी ना, इसलिए 16 का बी ही मारेंगे ना, 16 का बी बिल्कुल सही, 16 का बी मारेंगे। उसके बाद प्रत्यक्ष बाधाकर भाव डैश माने जाते हैं, कितने माने जाते हैं प्रत्यक्ष बाधाकर भाव, 17th ये माने जाते हैं हमारे सी, दैट इज़ 8। आचार्य चरक ने करणों में इसका समावेश नहीं किया, तो किसका समावेश नहीं किया, अहंकार का समावेश नहीं किया, तो अहंकार हो गया। नेक्स्ट है जो असद हेतु होते हुए भी सद हेतु के समान प्रतीत होता है, उस हेतु को क्या कहते हैं। 19 ये हेत्वाभास से क्वेश्चन है, अनुमान प्रमाण। 19 का ए आंसर है, 19 का ए दैट इज़ हेत्वाभास। हेत्वाभास का ही उदाहरण क्या है, मतलब मीनिंग क्या है, हेतु का आभास होना, मतलब जो असद है वो सद प्रतीत होना, इसी को हेत्वाभास कहते हैं। तो वही पूछा है ना, जो असद हेतु होते हुए भी सद हेतु के समान प्रतीत होता है, वो उस हेतु को हेत्वाभास कहते हैं। हेतु प्लस आभास इक्वल टू हेत्वाभास है ना, तो आभास होता है हेतु का, लेकिन सद हेतु का आभास होता है, लेकिन वो एक्चुअली में क्या है, असद हेतु ही है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, 19 का ए हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा बेटा, 19 का ए हो जाएगा, 19 का ए बिल्कुल सही है। 20 आगे, स्वयं को प्राप्त हुए ज्ञान को किसी अन्य को प्रदान करने के लिए जिस अनुमान प्रमाण का उपयोग होता है उसे डैश कहते हैं, तो इसका आंसर है परार्थानुमान। उसके बाद नेक्स्ट है मॉडल क्वेश्चन पेपर 3, और अब तक हमने कितने क्वेश्चन पेपर कर लिए, हमने कर लिए 2, ये तीसरा है, इसके बाद और 2 हमें करने हैं, सही है। तो आचार्य चरक ने डैश प्रमाण मान्य किए, कितने प्रमाण मान्य किए, उन्होंने 4 प्रमाण मान्य किए। कौन से प्रमाण मान्य किए ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। उसके बाद सेकंड, सांख्य दर्शन ने डैश प्रमाण मान्य किया है, कितने मान्य किया है,
दैट इज़ प्रत्यक्ष अनुमान शब्द सांख्य दर्शन। न्याय दर्शन के अनुसार प्रमेय संख्या कितनी है? ये है 12। न्याय दर्शन के अनुसार 12 प्रमेय होते हैं। आप न्याय दर्शन मतलब दर्शन में भी पढ़े होंगे, तो न्याय दर्शन में प्रमेयों की संख्या 12 है। बिल्कुल सही है, मुझे अभी भी याद है, बिल्कुल। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा प्रमाणेन प्रमीयते यत तत। क्या है? ये है प्रमेय। तो मैं वही बोला, प्रमा, प्रमेय, प्रमाता, ये आपको पता होनी चाहिए कंसेप्ट। अब इधर बताते बैठूंगा, वीडियो लेंथी हो जाएगी, आप अपने टेक्स्ट बुक में उसको ढूंढ के पढ़िए। उसके बाद नेक्स्ट, चरक ने शब्द के डैश प्रकार बताए हैं। कितने बताए हैं? चरक ने 4 प्रकार बताए हैं। उसके बाद वाक्य में अर्थ बताने की पात्रता होना क्या है? वो है योग्यता। उसके बाद 7th अगर बात करें तो युक्ति प्रमाण का उपयोग दर्शन शास्त्र ने डैश प्रमाण में किया है। तो 7th का आंसर बी होना चाहिए मेरे हिसाब से, अनुमान प्रमाण। सांख्य दर्शन ने उपमान प्रमाण का समावेश डैश में किया है। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष में किया है। सांख्य दर्शन ने उपमान प्रमाण का समावेश प्रत्यक्ष में किया। देखो बात एक ही होती है, हर एक के मतांतर जो डिफरेंट होते हैं ना, एट द एंड चीज़ वही होती है। कोई किसको किसके अंडर समावेश कर लेता है, कोई उसको अलग लिखता है, तो लगता है कि इसने कम बताया, इसने ज़्यादा बताया, लेकिन मीनिंग तो एक ही रहा ना भाई। लेकिन आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता होना चाहिए कि किसने किस में क्या समावेश किया है। उसके बाद 9, किसी वस्तु का ज्ञान उसकी विशेषता के आधार पर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? 9th का आंसर है, 9th का सी है। तो 9th का यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी, धर्ममात्र उपमान। किसी वस्तु का ज्ञान उसकी विशेषता के आधार पर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? धर्ममात्र उपमान। उपमान के 3 टाइप्स है, उसमें से ये धर्ममात्र उपमान एक टाइप है, जिसमें कि उसकी विशेषता के आधार पर हम किसी वस्तु का ज्ञान करते हैं, उसे क्या कहते हैं? धर्ममात्र उपमान। उसके बाद नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है डैश करणम उपमान। तो 10th का क्या होगा? डी होगा। 10th का होगा हमारा उपमिति। देख लेते हैं एक बार 10th का डी है क्या? बिल्कुल 10th का मुझे यहाँ पर डी ही लग रहा है, दैट इज़ डी। सही है ब्रो, उपमिति। नेक्स्ट 11, कर्ता के द्वारा क्या साध्य किया जाता है? कार्य। कर्ता किस चीज़ को साध्य मतलब करता है, एक ही बात है, उसको मैं अलग ढंग से बोल रहा हूँ। कर्ता के द्वारा क्या साध्य किया जाता है? कर्ता के द्वारा मतलब जो करने वाला है उसके द्वारा क्या सिद्ध किया जाता है? ओ फुल स्क्रीन करेंगे, हाँ अब सही हो गया, अब सही हो गया। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा था जी, कर्ता के द्वारा क्या सिद्ध किया जाता है? तो कर्ता कार्य को सिद्ध करता है ना, जो करने वाला है वो अपने कार्य को सिद्ध करेगा, इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद 12th, इस वाद का समान रूप से आयुर्वेद एवं सांख्य दर्शन ने स्वीकार किया है। तो इसका क्या होगा? इसका होगा बी, दैट इज़ परिणामवाद। क्या है? सब वाद आपको पढ़ने हैं। लास्ट में जो आपको चैप्टर है ना, कौन सा चैप्टर है यार, मुझे उस चैप्टर का नाम नहीं याद आ रहा, आप बताइए कमेंट सेक्शन में। जो आपका एंड वाला चैप्टर है, क्या नाम है यार उसका चैप्टर? उस चैप्टर में सारे वाद दिए हुए हैं। कार्य कारण सिद्धांत है क्या चैप्टर का नाम? हो सकता है, जो भी है। तो जो भी आपका वो चैप्टर है लास्ट में दिया हुआ है मेरे हिसाब से, जिसमें सारे वाद बताए हैं, तो वो तो ज़रूर पढ़ के जाना है। उसमें से 10 से 15 मार्क तो आपके मिनिमम मतलब हो सकते हैं। लास्ट टाइम तो उसमें से एक ऐसे क्यू भी आया था, एक एल क्यू भी आया था, तो उस हिसाब से वो इम्पॉर्टेंट है, तो आपको उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। 13, अनन्यथा सिद्धम कार्य नियत पूर्ववृत्तिम डैश। तो 13 का क्या है? ए। 13 का है ए, दैट इज़ कारणम। चरक ने डैशवाद का वर्णन किया है, दैट इज़ स्वभाव परमवाद का किया है मेरे हिसाब से, तो 14 का बी होना चाहिए। 14 का बी, बिल्कुल 14 का आंसर है बी। उसके बाद इनमें से कौन सा अलौकिक प्रत्यक्ष का प्रकार नहीं है? तो क्या है इसका? इसका आंसर है संयोग प्रत्यक्ष मेरे हिसाब से। अगर इसमें से किसी में भी आपको लग रहा है कि कुछ गलत मैं आंसर दे दिया, हो सकता है, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ आपकी तरह, और मुझे भी, मैं कोई ऐसा क्लेम नहीं करता कि मुझे सब कुछ पता है, तो मुझसे भी गलती हो सकती है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है गलती है, तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइए क्या गलत है, मैं उसको
परख के आपको रिप्लाई दे दूंगा। नेक्स्ट 16 अक्षम प्रति अक्षम डैश प्रतिलोत्पद्यते इति डैश। ये भी क्लासिकल डिफिनेशन है 16 क्वेश्चन की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रत्यक्षम। अक्षम प्रत्यक्षम प्रतीतोत्पत्ति इति क्या? ओ पागल है ये, मतलब ये जो पागल है, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि इन्होंने क्वेश्चन को ही गलत तरीके से लिखा हुआ है, मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स नहीं चाहिए। अक्षम प्रतिलोत्पद्यते, इसमें भी डाउट हो रहा है मुझे। जो भी है, अगर गलत है मुझे बताइए, इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है ये लिखा हुआ सही है कि नहीं, लेकिन वॉटेवर यहाँ पर ये ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अक्षम प्रतिपद्यते जो भी है, इति प्रत्यक्षम, मतलब जो हमें आँखों के सामने अक्षम इसका अगर विग्रह करें तो ऐसा आएगा अक्षम, है ना। तो जो आँखों के सामने है उसे ही क्या कहते हैं हम? प्रत्यक्ष कहते हैं, प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष का अगर हम यहाँ पर फोड़े तो प्रत्यक्ष को फोड़े क्या बन जाता है? प्रति प्लस अक्ष, प्रति प्लस अक्ष। प्रति मतलब सामने और अक्ष मतलब आँखों के, जो आँखों के सामने है। इसका तात्पर्य ये है कि जो भी हम हमारे पंच ज्ञानेंद्रियों से डायरेक्ट अनुभव कर सकते हैं, चाहे वो सिर्फ देखना नहीं है, ये यहाँ पे उदाहरण है सिर्फ, उसी की तरह से आँखों के साथ साथ बाकी के 4 जो हमारे इंद्रिय हैं उनसे जो भी हम ज्ञान को अनुभव कर सकते हैं उसी को क्या कहते हैं? हम प्रत्यक्ष कहते हैं। 17 क्वेश्चन डैश नाम संबंध क्या है? दैट इज सन्निकर्ष नाम संबंध। अनुमान खलु युक्तिरपेक्ष, भाई ये अनुमान खलु, अरे यार सॉरी मैंने अनुमान खलु युक्तिपेक्ष वही बोल दिया, मतलब उसका आंसर में वो शब्द वो मतलब बोल रहा था, लेकिन वो मैं बोलते बोलते रह गया। सॉरी हाँ। तो यहाँ पर अनुमान खलु तर्को युक्ति अपेक्षा ऐसा होना चाहिए। 18 का सी होना चाहिए, तो 18 का सी है, बिल्कुल सही है, सही जवाब 18 का सी, दैट इज तर्को। उसके बाद 19 है आचार्य चरक ने अनुमान के डैश प्रकार बताए 19, तो 19 का है बी, 19 का है बी, दैट इज 3। आचार्य चरक ने अनुमान के 3 प्रकार बताए। उसके बाद हेतु एवं पक्ष के अविनाभाव संबंध को डैश कहते हैं 20 का है डी, दैट इज 20 का लास्ट का है डी, दैट इज हेतु एवं पक्ष के अविनाभाव, हेतु एवं पक्ष के अविनाभाव संबंध को डी व्याप्ति कहते हैं। अब आप अनुमान की जो परिभाषा है कि सपक्ष, विपक्ष, अपक्ष, व्याप्ति, हेतु, अनुमिति, एक्सेट्रा अनुमान, ये आपको परिभाषाएं लर्न होनी चाहिए। हो सकता है पार्ट 2 के पेपर में ये परिभाषा में से ही 2-3 परिभाषा उठा के आपको पूछ दे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से अपना 3rd सेट कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ जाते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर 4 की तरफ। अब आगे बढ़ जाते हैं। फर्स्ट वन इज़, एक सेकंड बोलते बोलते थक गया भाई मैं। देखिए आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ़िलहाल आगे बढ़ जाते हैं। मुझे पता है आप में से बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं किए, पॉज कीजिए, पहले सब्सक्राइब कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। कर दिया? ग्रेट। अभी आगे बढ़ जाते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर है अर्थापत्ति प्रमाण डैश ने मान्य किया है। तो किसने मान्य किया है? प्रभाकर ने मान्य किया है। परीक्षते व्यवस्थाप्यते वस्तु स्वरूप मनयति परीक्षा, सूत्र का वर्णन किसने किया है? मतलब संदर्भ भी पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पर सेकंड का संदर्भ दिया हुआ है आचार्य चक्रपाणी द्वारा। उसके बाद थर्ड है प्रमाण के द्वारा जिसका आकलन होता है उसे डैश कहते हैं। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर प्रमेय। जिसके द्वारा वस्तु के स्वरूप का निश्चय किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे डेफिनेटली परीक्षा कहते हैं।
आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, ये वर्णन किसने किया है? 5th क्वेश्चन यहाँ पर तर्क संग्रह ने किया है। उसके बाद 6th है डैश श्रुतिराप्त वचनम तू, सूत्र को पूर्ण करे। तो सूत्र को पूर्ण करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे आप्त श्रुतिराप्त वचनम तू, युंजते संबंधते अनवेति डैश, सूत्र पूर्ण करे। तो इसका क्या आंसर है? युक्ति। उपमितिकरणम, इसका क्या आंसर है? उपमिति। उपमितिकरणम उपमिति, इससे आसान क्या हमारा MCQ हो सकता है? नहीं हो सकता। उसके बाद वैशेषिक दर्शन 9th ने उपमान प्रमाण का समावेश डैश प्रमाण ने किया। शायद ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन इसके पहले, दैट इज़ अनुमान प्रमाण। शायद किया है, शायद नहीं किया है, वॉटेवर। देख लीजिए आप। 10th एक अर्थ बताए जाने पर न बताए हुए अर्थ का ज्ञान प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं बेटा? कितना टिपिकल क्वेश्चन है, कितना टिपिकल क्वेश्चन है ये। यहाँ पर अर्थापत्ति। उसके बाद अभाव प्रमाण का पर्याय है। 11 क्या है यहाँ पर आंसर इसका? यहाँ पर है अनुपलब्धि। उसके बाद नेक्स्ट है जायन्ते हेतु वैषम्या द्विषमादेह धातवः, ये सूत्र डैश वाद का है। 12th किस वाद का है? स्वभाव परमवाद का। ये आप ध्यान रखो। जायन्ते हेतु वैषम्या द्विषमादेह धातव, चरक संहिता में श्लोक है मेरे हिसाब से 17 अध्याय। आप देख लीजिए, अब देख लीजिए। नहीं 17 तो नहीं है, 18 चिकित्सा प्राभूति है शायद। हाँ मैं बोल रहा था ना, मुझे याद आ रहा है, शायद यही है वो। देख लीजिए आप, चिकित्सा प्राभूतिय नामक अध्याय है और उसी में आचार्य चरक ने स्वभाव परमवाद का वर्णन जी किया है। उसके बाद 13 आचार्य चार्वाक ने डैशवाद का वर्णन किया है, तो दैट इज स्वभाववाद। आचार्य चार्वाक दर्शन, नास्तिक दर्शन, इनका क्या कहना है? एक लाइन में खाओ पियो मौज करो, है ना। स्वभाववाद, तो स्वभाववाद अलग है, स्वभाव परमवाद अलग है। स्वभाव परमवाद आचार्य चरक ने दिया है। देखो स्वभाव परमवाद पे मेरे हिसाब से तीसरा ये MCQ है, तो आप समझ सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, SCQ के लिए भी आ सकता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए। और स्वभाववाद किसने दिया है? आचार्य चार्वाक ने दिया। उसके बाद परम सूक्ष्म वयवः डैश, सूत्र पूर्ण करे। 14, तो इसका B है, 14 का आंसर B है, दैट इज़ परमाणु। उसके बाद योगाभ्यास द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? योगाभ्यास द्वारा प्राप्त किए ज्ञान को क्या कहते हैं? 15th दैट इज़ यहाँ पर कहते हैं योगज प्रत्यक्ष, है ना। बोले योगज प्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष, वो प्रत्यक्ष का चार्ट है, उसका क्लासिफिकेशन है ना। उसको आपको अच्छे से करके जाना है, उसके ऊपर तो क्वेश्चन बनता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद सप्रकारकम ज्ञानम, 16 का क्या आंसर है? 16 का आंसर है A। 16 का है दैट इज सविकल्पकम। 17 प्रत्यक्षम तो खलु स्वयं इंद्रिये डैश च उपलभ्यते, तो 17 का आंसर है B। 17 का है मनसः। परामर्शजन्य ज्ञान को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? यहाँ पर अनुमिति कहते हैं, है ना। 18 का B दे रखा है, तो 18 का दैट इज B फॉर बॉल, है ना। तो परामर्शजन्य ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। तो उसके बाद 19 है अनुमितिकरणम अनुमानम, यह वर्णन किसने किया है? 19th का D, तो 19th का D दैट इज तर्क संग्रह ने किया है। उसके बाद हेतु के कितने प्रकार हैं? 20 का A है, दैट इज 20 का A है 2। कैसे? देखिए श्लोक है हमारा इम्पॉर्टेंट, है ना। द्विविधमेव खलु सर्व सच्चा सच्च, है कि नहीं? ये श्लोक का एक पार्ट है, पूरा श्लोक सुना देता हूँ। चलो, द्विविधमेव खलु सर्व सच्चा सच्च तच्च चतुर्विधा परीक्षा
आप्तोपदेश प्रत्यक्षम अनुमानम युक्तिश्चेति, तो उसमें से दो हेतु होते हैं। आचार्य चरक का कहना है, आचार्य संहिता का ही ये श्लोक है कि इस जगत में दो प्रकार के हेतु होते हैं, एक होता है सद हेतु, एक होता है असद हेतु। इसलिए बोला द्विविधमेव खलु सर्व सच्चा सच्च, और उनकी परीक्षा इन चार प्रकार से होती है ना। दैट इज़ मतलब इसमें आपको कई सद हेतु असद हेतु लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन आचार्य चरक मेरे हिसाब से मतलब मैंने पढ़ा है इसको, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ यहाँ पर, अगर हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिए। तो आचार्य चरक ने यहाँ पर इसी के प्रति मेरे हिसाब से संकेत किया, हेतुओं की तरफ। दैट इज़ द्विविधमेव खलु, दो प्रकार के हेतु यहाँ पर रह सकते हैं। यहाँ पर आप क्रॉस चेक कीजिए, मैं जो भी चीज़ें बताता हूँ मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। मतलब मोस्ट ऑफ द मुझे मतलब कॉन्फिडेंस है कि मैं सही बता रहा हूँ। कुछ चीज़ें इधर उधर हो सकती है और मैं नहीं चाहता आपका दो तीन छोटी मोटी चीज़ों की वजह से थोड़ा सा भी नुकसान हो, तो बेटर है आप आपके लेवल पे भी उसको परखते रहिए, ताकि अगर कुछ गलत हो जाए तो आप गलत वहाँ पे दिमाग में ना बिठा ले। और आपको अगर लगता है कुछ गलत है, नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी कमेंट को एक्नॉलेज करके उसको कंसिडरेशन में लूँगा और आपकी कमेंट को भी पिन करूँगा अगर आपकी बात सही है तो। बाकी मुझे तो मैं वही बोल रहा हूँ, 95% तो मैं श्योर ही रहता हूँ, जो भी बोलता हूँ सही बोलता हूँ। लेकिन वो रहता है ना कि भाई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए, गलत जो है आपको गलत नहीं बताते आना चाहिए, यही मेरा प्रयास रहता है। लेकिन आप जानते हैं आसान नहीं है, मैं अभी जस्ट फर्स्ट ईयर ही मेरा हुआ है, मतलब हाँ बहुत टाइम तो हो गया है, लेकिन फिर भी मैं टीचर तो नहीं हूँ ना, तो इतना मुझे वहाँ पर ये ऐसा नहीं कि भाई बहुत उसकी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन मेरा जितना भी छोटा मोटा ज्ञान है मैं उसको आपके साथ साझा करने का प्रयास करता हूँ। उसके बाद हमारा है मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर 5, है ना। मॉडल क्वेश्चन नंबर पेपर 5, इसका क्या आंसर दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन, एतीय प्रमाण का समावेश डैश में किया गया है, दैट इज़ डी शब्द, बिल्कुल। द्विविधमेव खलु सर्व साध्यासाध्य, सूत्र का वर्णन किसने किया है भाई, सच्चा सच्चा होना चाहिए ना मेरे हिसाब से। अभी तो अपने श्लोक देखा है द्विविधमेव खलु सर्व सच्चा सत्य, तो साध्यासाध्य नहीं, मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन आचार्य चरक ने किया ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। 2 का बी होना चाहिए, बिल्कुल 2 का बी है। ज्ञान के उपलब्धि साधन को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑफ कोर्स हेतु कहते हैं। बौद्ध दर्शन ने प्रमाण संख्या कितनी बताई है, दैट इज 2 बताइए। यदर्थ विज्ञान सा, कितना सिंपल है ये, प्रमा प्रमेय प्रमाता, मैंने बार बार बोला आपको ये तो करके ही जाइए, इसको मत छोड़िए। 5th, दैट इज 5th का ए, 5th का ए दैट इज प्रमा। वाक्य के शब्दार्थ से भिन्न अर्थ का आकलन होना डैश कहलाता है, तो 6th का आंसर है डी, 6th का आंसर है जहल लक्षणा, पता नहीं मुझे ये। 7, युक्ति प्रमाण द्वारा सिद्ध की गई कल्पना को क्या कहते हैं, सम्यक योग, ये भी मुझे पता नहीं है इसका एक्सप्लेनेशन, आप बस इसको देख लीजिए। जानते हैं इसका आंसर तो मुझे बताइए, या फिर आपकी इच्छा जो करना चाहे कर सकते हैं। 7th का डी। 8th, संज्ञा संगी शब्द संबंध ज्ञान को क्या कहते हैं, डैश कहते हैं, इसको हम उपमिति कहते हैं। उसके बाद डैश अनेन इति उपनाम। भाई साहब इतना कंटिन्यू बोलने के बाद मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, लेकिन बस कुछ ही क्वेश्चन बाकी है, आपके लिए कुछ भी करेंगे, बस आप सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। 9th, डैश अनेन इति उपमानम, 9th डैश अनेन इति उपमानम, उपमीयते अनेन इति उपमानम, 9th का बी होना चाहिए, बिल्कुल 9th का है बी। स्यादवाद का पर्याय है, क्या है, अनेकांतवाद। उसके बाद 11, पिंडपाकवाद दर्शन ने बताया है, क्या है ये पिंडपाकवाद, आप बताइए, मुझे नहीं ध्यान आ रहा, याद नहीं आ रहा। 11 का सी, 11 का सी, ये पीलू पाक का ही बात कर रहा है यार मेरे हिसाब से, क्योंकि न्याय ने पीलू पाक दिया है और वैशेषिक ने मेरे हिसाब से पीटर पाक दिया है ना। न्याय ने पीलू पाक दिया है मेरे हिसाब से, वैशेषिक ने पीटर पाक दिया है। यदि यहाँ पर भी मैं कुछ गलत हूँ तो मुझे बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। तो 11th का क्या है, 11th का सी होना चाहिए मेरे हिसाब से, 11th का सी, दैट इज़ न्याय। उसके बाद 12, बौद्ध दर्शन ने डैशवाद को मान्यता दी है, क्षणभंगुरवाद हो सकता है इसका आंसर, 12 का डी।
दैट इज 12 का आंसर है संघातवाद। एक्चुअली क्षणभंगुरवाद इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, लेकिन संघातवाद है तो संघातवाद को मारेंगे। ठीक है, उसके बाद 12 के बाद 13 का है ए। 13 दैट इज आंसर ए। भ्रमालक मिथ्यागान का समावेश डैश में होता है, विवर्तवाद। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस MCQ। आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है इम्पॉर्टेंट है, दैट इज कालः पुनः परिणाम उच्यते, है ना। तो 14 का बी होना चाहिए, 14 का ए, 14 का ए काल पुनः देश। ओके, हो सकता है 14 का ए, 14 का ए बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर उच्चते नहीं दिया है तो काला पुनः देश हो सकता है ना। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पे कंफ्यूज होते हैं जनरली, आपको नहीं होना है। उसके बाद 15 सांख्य दर्शन ने इंद्रियों को डैश माना है, 15 बी अहंकारिक। सांख्य दर्शन ने इंद्रियों को अहंकारिक माना है। उसके बाद इंद्रियों का विषयों के साथ होने वाला सन्निकर्ष डैश प्रकार का होता है, 16 दैट इज 16 का आंसर है बी 6। अध्यवसाय की डैश की वृत्ति है, 17 सी बुद्धि। 18 तर्क संग्रह ने अनुमान प्रमाण के डैश बताए, वेद A2, 18 का ए, 18 का ए। 19 अविनाभाव संबंध डैश क्या है, 19 का बी है, 19 का मारेंगे बी व्याप्ति। और लास्ट 20 का डी है, 20 का हेत्वाभास के तर्क संग्रह अनुसार डैश प्रकार है, दैट इज डी। 5 प्रकार है। इसी तरह से हमारे 100 MCQ कंप्लीट हो गए हैं। हमने 40 मिनट्स लगाए हैं, मतलब अगर देखा जाए तो कम समय है एक्चुअली 100 MCQ सॉल्व करने के लिए। हमको 1 घंटा तो लगता ही है बेटा जनरली, लेकिन हाँ हमने बहुत जल्दी सॉल्व कर दिए। तो प्लीज़ भाई यार थोड़ा सा एफर्ट को वैल्यू करो यार, आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, कहाँ से कंटेंट ढूंढ के लाता हूँ। प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके जाओ, लाइक करके जाओ, शेयर करके जाओ। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय आयुर्वेद।